अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि ताजर राकीफ खलीफा हजरत को एक तोहफतन खंजर पेश कर रहा होता है, जिसे देखते हुए खलीफा उसका शुक्रिया अदा करता है और पूछता है क्या नए वजीर से मुलाकात की। तो राकीफ कहता है जब काफिले का वो सामान जिसकी वो हिफाजत नहीं कर सका था उसके सामने फेंका तो नए वजीर के चेहरे के खदोखाल देखने के लायक थे। ये सुनकर खलीफा और जौहर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर खलीफा कहता है जल्द या बदेर वो जान जाएगा कि मिस्र का असल मालिक कौन है। और फिर वो ताजर रकीफ कहता है आपकी सरजमीनों पर उगने वाला गन्ना यूरोपीय सरजमीनों के गन्ने से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। वो सब इस गन्ने का जूस पीने के लिए अपनी पूरी दौलत लुटाने के लिए तैयार है। ये सुनकर खलीफा कहता है बहुत खूब, अगर ऐसा है तो काम करने वालों की तादाद बढ़ा दो। तो रकीफ कहता है खलीफा हजरत परेशान न हो, गुलामों का एक बड़ा काफिला कहरा की जानब रवाना हुआ है। कैरक के गार गन्ने से भरे पड़े हैं जिसे बहरी बेड़े पर ले जाएंगे। इधर महल में काजी फाजल वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं यहाँ पर नमी की वजह से कैरक फसल को जखीरा करने के लिए मौजूद तरीन जगह है। राकीफ गन्ना की तजारत में कौंत माइल्स का शराकतदार था। अब मुमकिन तौर पर वो अपना सफर चातलियों के साथ जारी रखेगा। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं यानी कैरक किले की अमीरी यहाँ से आ रही है, उन्हें बड़ा धचका लगाने के लिए इस तजारत को रोकने की जरूरत है। इसी लम्हे बालन खलील के साथ वहाँ पर दाखिल होता है। दूसरी जानब कुदस में विलियम परेशान होते हुए सबीला से कहता है हमारे पास काफी सबूत के बगैर लाडगाय के बारे में अपने शकूक शबहात को बादशाह के साथ बांटना पागलपन होगा। ये सुनकर सबीला चिल्लाते हुए कहती है मुझे सबूत या उस जैसी किसी भी चीज की परवाह नहीं है, सब कुछ सूरज की रोशनी की तरह वाजे है। तो वहां पर पहुंचने वाला बादशाह इमालिक पूछता है क्या है जो सूरज की रोशनी की तरह वाजे है। तो सबीला कहती है एक माह के तौर पर मैं अपने सबसे कीमती बेटे की जिंदगी की कसम खाकर कहती हूँ कि लाडजियोम को लाडगाय ने मारा है। ये सुनकर इमालिक हक्का बक्का रह जाता है। इधर बालन वजीर सलाहुद्दीन से कहता है आपको जो समझना है वो ये है कि बादशाही मालिक एबलन के साथ तमाम ताल्लुकात को मुंतका करके मुझे उसके सामने सर झुकाने और तख्त से दूर रखने के लिए मजबूर कर रहा है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं तो तुम हमसे क्या चाहते हो। तो बालन कहता है मैं चाहता हूँ कि मुझे अस्कलान की बंदरगाह में तजारत करने की इजाजत दो। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं इसकी इजाजत मैं नहीं सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन देते हैं। ये सुनकर बालन पूछता है अच्छा तो फिर मैं सुल्तान नूरुद्दीन से कैसे इजाजत ले सकता हूँ। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैं सुल्तान के साथ तुम्हारी मुलाकात का इंतजाम कर सकता हूँ बालन, ताकि आप उससे अपनी दरख्वास्त की वजाहत कर सको। तो बालन कहता है आप यकीन कर सकते हैं कि ये अच्छाई बगैर बदले के नहीं रहेगी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं असल में मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एवज के तौर पर ना समझो, क्योंकि हमें भी एक मामले पर तावन की जरूरत है। तो बालन पूछता है वो क्या है। उधर कुदस में इमालिक गुस्से से कहता है ये खौफनाक दावा है, तुमने लाडगाय पर 2 कत्ल के इल्जाम लगाए लेकिन तुम्हारे पास सबूत एक भी नहीं है। तो सबीला कहती है मेरा सबूत मेरे अंदर है बाबा, मेरे सब कुछ बताने के बावजूद आप मेरी बात नहीं सुन रहे और मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। ये कहते साथ ही वो गमगीन होते हुए चली जाती है। इधर वजीर सलाहुद्दीन बालन से कहते हैं हमें पता चला है कि कैरक में गन्ने से भरा हुआ एक गार है और जहाँ तक सामान का ताल्लुक है तो उसका मालिक मिस्री ताजर राकीफ है। अच्छा तो बताओ उसका शराकतदार कौन है। तो जवाब में बालन कहता है चातलियन, अब तमाम तजारती रास्ते उसके हाथ में है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं अगर तुम उस गार में गन्ने को तबाह करने में मदद करते हो तो मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जो उस गार में तमाम गन्ने को मलिया मेट कर देगी। ये सुनते साथ ही बालन कहता है कबूल है, आपकी तरफ से खबर का इंतजार करूंगा। दूसरी जानब कारातेगन जमशेद के साथ मैला की दुकान में मौजूद होता है। अलमारी को देखते हुए उसे वहां से एक अतर मिलता है जिसे उठाते हुए कारातेगन कहता है राया खुद तो चली गई लेकिन अपनी खुशबू छोड़ गई, अब ये दुकान मेरी है। जमशेद जैसा कि तुम जानते हो कि मैं सरबराह तहसीलदार हूँ और खजानची भी हूँ, उस अजीम खजाने का कलब मैं हूँ। सोने के बदसूरत टुकड़े मेरे सामने से गुजरते हैं और मैं उन्हें छू भी नहीं सकता। वो मेरे सामने एक एक करके गिनते हैं मगर उनमें से कुछ भी मेरा नहीं है। यह सुनकर जमशेद कहता है कारातेगन के लिए खजाना इस दुकान में जमा किया जाएगा। तो कारातेगन खुश होते हुए कहता है तुम्हारे अल्फाज कितने खूबसूरत हैं। यह कहते साथ ही वो उसका चेहरा मसलने लग जाता है और फिर उससे कहता है खजाना जमा यहाँ पर होगा लेकिन कोई नहीं जान सकता, लेकिन तुम और मैं इसके बारे में जानेंगे। तो जमशेद कहता है आप और मैं। तो जवाब में कारातेगन कहता है गड़बड़ न करो, तुम और मैं। और फिर वो पुरजोश होते हुए कहता है दुकान मेरी है, मैंने दुकान खोली है। तो जमशेद कहता है दुकान तो आपकी है लेकिन मेरा क्या हिस्सा होगा। तो कारातेगन कहता
कहता है हम पहले दुकान खोलेंगे और फिर फैसला करेंगे कि इसमें क्या बेचना है और फिर उसके बाद तुम्हारे हिस्से के बारे में भी सोचेंगे। ये कहते साथ ही वो अतर पी लेता है। दूसरी जानब लतीफ वजीर सलाहुद्दीन से कहता है मेरे वजीर मुस्तफा बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन दीगर मजदूरों की हालत नाउमीद है। मुस्तफा ने आपको कुछ कहना है। और फिर मुस्तफा कहता है मोहतरम वजीर साहब, एक बात मेरे कानों तक आई है, मुझे खबर होने पर मैं आपको बताने आया हूँ कि शायद आप इसे रोक सकते हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं वो क्या है? तो मुस्तफा कहता है जैसे जैसे बीमारी के साथ मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है तो वैसे वैसे मेरे आका नए काम करने वाले गुलाम ला रहे हैं। गुलामों का एक बड़ा काफिला रवां दवा है और वो काहिरा आ रहा है। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं तुमने ये खबर कहाँ से सुनी है? तो मुस्तफा बताता है मालिकान इसके बारे में बात कर रहे थे, वो सब उस काफिले के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोहतरम वजीर वो उन्हें भी मौत के मुंह में ले आएंगे, कम अज कम उनकी किस्मत तो हमारी जैसी न हो। अल्लाह की रजा के लिए इस जुल्म को खत्म करें। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। और फिर दूसरी जानब रात के वक्त कैरक किले में राकीफ, चातलियन और मैला खाने के दस्तरखान पर बैठे होते हैं। राकीफ कहता है जैसा कि मैला जानती है कि अगर मैं जीत गया तो कैरक भी जीत जाएगा, इसलिए आपके गोदामों में गन्ने की हिफाजत बहुत जरूरी है। तो चातलियन कहता है वैसे भी मेरी मातहत मेरी जायदाद को नुकसान पहुंचाने की कौन हिम्मत करेगा। ये कहते साथ ही वो हंसने लग जाता है, जबकि मैला उनके साथ बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही होती। दूसरी जानब हम देखते हैं कि बालन मार्कोस के साथ एक सराय में बैठा खाना खा रहा होता है। मार्कोस उससे कहता है वजीर सलाहुद्दीन आपसे जो चाहते हैं वो कैरक और चातलियन पर हमला करना है, ये बहुत खतरनाक है। तो बालन कहता है बिल्कुल, लेकिन नामुमकिन नहीं है और चातलियन बहुत पहले से ही इसका मुस्तहिक है। इसके अलावा सलाहुद्दीन ने जो बारूद हमें दिया है उससे काम आसान हो जाएगा, तुम फिक्र न करो। जबकि उधर कैरक किले में राकीफ कहता है दर हकीकत एक अहम मौजू भी है। काहिरा के रास्ते में गुलामों का एक बड़ा काफिला है, क्या आप दरिया नील के किनारे उसकी हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं? तो चातलियन पूछता है किसके गुलाम है? तो राकीफ कहता है वो हम सब के लिए है, हमें अपनी तजारत को बढ़ाने और तेज करने के लिए उनकी मदद की जरूरत है। तो चातलियन कहता है मैं इस काम के लिए एक बेहतरीन आदमी को तफ्तीश करूंगा। इधर काहिरा में आगे बढ़ते हुए वजीर सलाहुद्दीन खलील से कहते हैं एथरिस, उर्फा, बुज़ोक और इब्राहिम को फौरन मेरे पास लेकर आओ, आजम को भी तलब करो। ये सुनते साथ ही खलील उन्हें लेने के लिए रवाना हो जाता है। और फिर काजी फाजल कहते हैं मोहतरम वजीर, हम इस तरह गुलामों के काफिले पर कब्जा नहीं कर सकते, हकूक भी है और कानून भी, ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं चूंकि ये मामला है तो चलो खुफिया तौर पर ऐसा करते हैं, हम उन पर कब्जा करने की बजाय गुलामों को खुद बगावत पर उकसाएंगे। ये सुनते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं और काजी फाजल मुस्कुरा देते हैं। और फिर अगले दिन हम उन्हीं गुलामों का एक बड़ा काफिला देखते हैं जिन्हें काहिरा की जानब लाया जा रहा होता है। काफिले का सरबराह कहता है वो कैदी जो काफिले में हमारे साथ था, हम उसे मिस्र ले गए और अब वो मिस्र का अजीम वजीर बन गया है, शायद तुम्हारी किस्मत भी बदल जाए। अगर मैं तुम्हें बाहिफाजत उस्ताद अलियासा तक ना पहुंचा सका तो ताजर राकीफ हमारी किस्मत को उलट कर रख देगा। और फिर एक मुकाम पर वजीर सलाहुद्दीन के साथी गुलामों के भेस में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। काफिले को देखते हुए अदरीस कहता है बस वक्त हो गया है, ये रहा काफिला। और फिर आजम से पूछता है क्या आपने अपना फर्ज देख लिया है, आपको उनको अपनी बातों पर यकीन करवाना है। तो आजम कहता है फिक्र ना करो, इस हालत में अगर मेरा वजीर भी मुझे देखता तो वो समझता कि मैं गुलामों का ताजर हूँ। तो बुज़ोक कहता है फिर भी हमें होशियार रहना चाहिए आजम, जैसा कि हमारे वजीर ने हमें समझाया था, हमें काफिले को वहां ले जाना चाहिए जहां पर एथरिस और उर्फा उनका इंतजार कर रहे हैं। जबकि इधर काहिरा में हम देखते हैं कि शमसा ने कमान और तीर उठाए होते हैं। इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन वहां पर आते हैं और फिर उनसे पूछते हैं क्या आप तीर बनना पसंद करेंगी या फिर कमान। तो जवाबन शमसा कहती है अगर कमान पकड़ने वाला वही हो जिसकी मेरी ख्वाहिश हो तो मैं कमान बनना चाहूंगी, लेकिन अगर मैं हदफ को निशाना बनाना चाहती हूँ तो इस सूरत में मैं तीर बनना पसंद करूंगी। ये फैसला इस बुनियाद पर होगा कि क्या मकसद हासिल करना है। उसका तीर पकड़ा हुआ देखकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं लेकिन आप इसे इस तरह नहीं फेंक सकती। तीर अंदाजी में 5 बुनियादी अनासर हैं, तीर, कमान, अंगूठे की अंगूठी, अज़म और तीर अंदाज, लेकिन आपके पास इनमें से एक चीज की कमी है, आपके अंगूठे पर अंगूठी नहीं है। ये कहते साथ ही वो उसे अंगूठी पहना देते हैं। उनका शुक्रिया अदा करने के बाद शमसा जैसे ही कमान से तीर खींचती है तो वजीर कहते हैं हदफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने के लिए आपको मजबूत जिस्मानी जाविये में होना चाहिए। तीर को रखते और महफूज करते वक्त भी आपको मोहतात रहने की जरूरत है। दूसरी जानब हम
देखते हैं कि कान के करीब बालन अपने सिपाहियों के साथ घात लगाए बैठा हुआ होता है। कान के बाहर बड़ी तादाद में सलीबी सिपाही देखकर मार्कोस कहता है किसी इमारत के अंदर मौजूद सामान की कीमत बाहर मौजूद बड़ी तादाद में मुहाफिजों से जान ली जाती है। बालन, गार में दाखिल होना मुश्किल होगा। तो बालन कहता है मैं इससे वाकिफ हूँ, लेकिन जब हम मुश्किल में कामयाब हो जाएंगे तो चातिलियन मुश्किल में पड़ जाएगा। हम इस गार को सलाहुद्दीन की मदद से जमीन पर गिरा देंगे। हम जब अंदर जाएंगे तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। हम बारूद रखेंगे और जल्दी से बाहर आ जाएंगे। तुम बाहर रुकना और मैं कुछ सिपाहियों के साथ अंदर जाऊंगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म हो जाती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।